दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक हमारे अतीत भाग 1। ठीक है, ये आपको सीटेट एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम और बाकी जितने भी सरकारी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम में काम आएगी। तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। आपको सिलेबस इस चैप्टर मतलब इस 6 क्लास में हमारे अतीत में कितने चैप्टर है उसके बारे में हम बताते हैं। पहले ये आपको टोटल 10 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा 6 क्लास में। पहला चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक आरंभिक नगर। तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पांचवा चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। छठा चैप्टर है आपके पास नए प्रश्न, नए विचार। सातवां चैप्टर आपके पास वो है राज्य से साम्राज्य तक। आठवां चैप्टर है गांव, शहर और व्यापार। नौवां चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य। 10वां चैप्टर है इमारतें, चित्र तथा किताब। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाए। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अब पढ़ते अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों और पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो आखेटक, यहाँ पे नया शब्द आपके पास मिला होगा आखेटक। आखेटक वह होता है जो फल फूल इकट्ठा करता है और जानवरों का शिकार करता है, उसे आखेटक कहते हैं। ठीक है, ये जो आखेटक है आपके पास। ठीक है, और यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। इनके बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे, पुरातत्व के विद के द्वारा। पुरातत्व सुना होंगे आपने। पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व वो होता है जो खुदाई करता है। चलिए हम पता करते। लोग कहाँ रहते थे, उस समय लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में पता। मानचित्र 1। पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। चलिए हम पता लगाते हैं नर्मदा नदी का। ये मानचित्र 1 है। अब इसमें हम पता लगाएंगे नर्मदा नदी कहाँ पे है। ये रहा नर्मदा नदी आपका मध्य भारत में है। ये सोन नदी है, ये बिंद पारियाँ हैं। देखिए सतपुरा, ताप्ती नदी, ये सब हमें पढ़ना है। सतपुरा जो है आपके पास, सतपुरा और ये ताप्ती नदी, ये
ताप्ती नदी के ऊपर सतपुरा नदी, ये याद रखिए। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये वहाँ पे महाराष्ट्र है ना, वहाँ पे है। और ये क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के पास गारो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे चावल की खेती हुई थी पहली बार। और यहाँ पे काबुल नदी है, सुलेमान और किरथर, यहाँ पे गेहूँ की फसलें उगाई जाती थी। ये हम पढ़ेंगे अभी। सतलुज नदी के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे। तो हम आपको ये सब बता दिए पहले, ये सब बारे में, इसके इन सब नदी के बारे में इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लिए मानचित्र 1 को, नर्मदा नदी का पता लगा लिए जो कि मध्य भारत में। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। तो जो नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो थी बहुत उपजाऊ होती थी, तो लोग आसानी से खेती वेती कर सकते थे, इसीलिए वहाँ पे रहते थे लोग पहले क्या खाते थे? जानवरों को शिकार करके खाते थे, फल फूल इकट्ठा करके खाते थे, क्योंकि चावल वगैरह तो उस टाइम पे उतना उपजाऊ नहीं हुई थी, लोग खेती करना नहीं जाने थे। अब चलिए हम पढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर, तो आपको सुलेमान और किरथर बताए थे, उत्तर पश्चिम में है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए सुलेमान है और किरथर नदी, जो कि ये उत्तर भारत है, यहाँ पे उत्तर भारत, और ये पश्चिम भारत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किरथर है, सुलेमान है। सुलेमान नदी, पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे पहाड़ियों का पता लगाना है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो उत्तर पूर्व में गारो आपको दिखाई थी मैंने, गारो, ये देखिए गारो पहाड़ियाँ दिख रही है आपको ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। ये पूर्व भारत है, ठीक है, पूर्व भारत। और ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा, और ये पूर्व भारत में आपको गारो नदी आएगा, गारो पहाड़ियाँ आएंगे जहाँ पे चावल उपजाया गया था, आपको पता है। और भेड़, बकरी उत्तर पश्चिम भारत में सबसे पहले गेहूँ का उपजाया गया था, सुलेमान और किरथर में, और वहाँ पे गेहूँ उपजाया गया था और जौ उपजाया गया था। और भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया था उस टाइम पे। चलिए हम आप फिर आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती। सहायक नदी वह नदी होती है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के
किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो गंगा नदी में समुद्र तटवर्ती इलाकों का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है। अब गंगा, इसकी सहायक नदी सोन। तो गंगा की सहायक नदी क्या है? सोन। सोन है गंगा की सहायक नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे।